हाय फ्रेंड्स। आज से हम लोग हिंदी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग देखने वाले हैं जो भी हिंदी से क्वेश्चन बनेगा आपको बिहार कर्मचारी बीएसएससी में, या फिर जो भी हिंदी से क्वेश्चन बनेगा आपको दरोगा हो गया या बीपीएससी हो गया या और अन्य भी कोई भी एग्जाम हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है, बस आप इसको अच्छे से देखिएगा पूरा। यहाँ से हम लोग हिंदी व्याकरण को कंप्लीट करेंगे, लगभग 15 से 20 दिन में हम लोग पूरा पढ़ लेंगे इसको। चलिए तो आज से हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का सीरीज। चलिए ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज से हिंदी व्याकरण में कि ये हिंदी व्याकरण होता क्या है, इसमें पढ़ना हम लोग को क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, हिंदी व्याकरण जो है इसको पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले भाषा को जानना होगा। हिंदी भाषा की विकास कैसे हुआ इसको हम लोग लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भाषा क्या होता है ये जनरली याद रखिएगा आप लोग। भाषा जो होता है ये मन के ऊपर भाव या विचार को, जो आपके मन में भाव या विचार आ रहा है उसी को आप अभिव्यक्त करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। वो किस रूप में आप व्यक्त करते हैं, इसी को व्यक्त करना क्या कहलाता है, तो भाषा कहलाता है। क्लियर है, भाषा कहलाता है। और ये भाषा आप बोल करके किसी के बात को व्यक्त कर सकते हैं, या लिख करके अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, या फिर किसी को संकेत करके भी अपने भाषा को व्यक्त कर सकते हैं, बातों को व्यक्त कर सकते हैं। उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। तो भाषा जो होगा आपको 3 रूप में देखने को मिलेगा। एक तो हो जाएगा आपको मौखिक, एक हो जाएगा आपको लिखित, और एक हो जाएगा आपको सांकेतिक। मौखिक भाषा क्या होता है, बोलकर किसी भाषा को व्यक्त करना है, आपको क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे आप कुछ भी बोलते हैं, दूसरा व्यक्ति सामने वाला समझ जाता है, वो आप मौखिक भाषा हो गया आपका। लिखित भाषा क्या होता है, तो मौखिक भाषा से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लिखित भाषा, क्योंकि मौखिक भाषा तो अनपढ़ भी समझ जाएगा जो आप बोलिएगा, परंतु लिखित भाषा अनपढ़ नहीं समझ सकता है। और ये लिखित भाषा को आप लोग लिख करके अपनी बात को व्यक्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो ये हो गया आपका लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होता है, क्योंकि कुछ लिखे पढ़े लोग भी सांकेतिक भाषा को नहीं समझ सकते हैं, संकेत को नहीं समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका सांकेतिक भाषा। क्लियर है, तो सबसे डिफिकल्ट कौन सा भाषा हो गया आपका, सांकेतिक भाषा हो गया। चलिए इतना क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा हिंदी का वर्चस्व है क्या। कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदी हम बोल रहे हैं तो इसमें शर्म की बात है, लज्जा शर्म वगैरह देखने को मिलता है, तो इसमें शर्माने की बात है नहीं। हिंदी जो हम लोग का है ये तीसरा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है पूरे वर्ल्ड में। कौन सा, तो तीसरा सबसे ज़्यादा। देखिएगा तो पहले ये आपको चीनी भाषा जो थी, मंदारिन, ये सबसे ज़्यादा पहले बोला जाता था, परंतु अब देखिए तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषा बन गया है। सेकंड पर आपको मंदारिन देखने को मिलेगा, थर्ड पर हमारा हिंदी है, और फोर्थ पे आपको स्पेनिश भाषा देखने को मिलेगा, और फिफ्थ पर अभी फ्रेंच भाषा है जो फ्रांस का लैंग्वेज है, ये फिफ्थ नंबर पे आता है। तो ये हो गया सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग हिंदी भाषा के उत्पत्ति की अगर बात करें तो इसमें देखिए, जैसे सबसे प्रारंभिक चरण देखिएगा आप लोग, वैदिक युग देखिएगा। उस समय सबसे जो प्राचीन भाषा था वो था संस्कृत। उस समय हिंदी का उत्पत्ति नहीं हुआ था, ये संस्कृत था। इसी संस्कृत भाषा से जैसे ही वैदिक काल आप क्रॉस करिएगा, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल जैसे ही क्रॉस करिएगा तो आइएगा आप जनपद पीरियड में, महाजनपद पीरियड में। तो यहाँ पर देखिएगा गौतम बुद्ध हो गए, महावीर वगैरह हो गए, सब जनरली पाली भाषा का यूज करने लगे, और यहाँ से संस्कृत से ही पाली भाषा का निर्माण हो गया, उदय हुआ। और इसी पाली भाषा से देखिएगा फिर थोड़ा और आसान लैंग्वेज प्राकृत भाषा का प्रचलन हो गया, प्राकृत लैंग्वेज देखने को मिलेगा। और यही प्राकृत लैंग्वेज का कई अपभ्रंश में आगे टूटा बदला, और जिसमें आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में सरसौनी में मागधी, सरसौनी या फिर अर्धमागधी, ये कई अपभ्रंश में टूटा, और इसी अपभ्रंश के मिलने से पूर्ण रूप से हमारा देखिए तो हिंदी भाषा का विकास हुआ है। कई अपभ्रंशों को मिलने से ही आपका क्या बना है, हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। अब यही हिंदी भाषा में देखिएगा प्रारंभिक चरण में ब्रज भाषा प्रचलित था। यह हिंदी भाषा भी कई क्षेत्रीय भाषाओं में टूट गया था, छोटे छोटे भाषाओं में ब्रज भाषा का प्रचलन बढ़ने लगा था, जो मथुरा के आसपास बोला जाता है। सूरदास मीराबाई ब्रज भाषा में इनका कविताएं वगैरह कहानी वगैरह देखने को मिलता है। इसके बाद देखिएगा अवधी भाषा। अवधी भाषा भी है, ये अयोध्या में देखने को मिलेगा, अयोध्या वाला सेक्टर में। यह भी हिंदी भाषा से ही टूट करके बना है भाषा। एक भाषा आप देखिएगा मगही, ये बिहार में जनरली बोला जाता है। चलिए, ये अवधी भाषा में याद रखिएगा रामचरितमानस जो पद्मावत भी लिखा गया मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा, वो भी अवधी भाषा में है। और रामचरितमानस जो तुलसीदास लिखे हैं, ये भी अवधी भाषा में ही लिखे हैं। क्लियर है। अब सबसे देखिए तो एक बात आप लोग को याद रखना है, ये भाषा जो होता है आप 2 तरीके से इसको कंसीडर कर सकते हैं। एक तो आप लौकिक भाषा के रूप में देखते होंगे, और एक साहित्यिक भाषा। जो साहित्यिक भाषा होता है ये साहित्य की भाषा होता है, इसको आप पुस्तक में जो लिखा हुआ भाषा देखते हैं वो आपको कहलाता है साहित्यिक भाषा। और ये साहित्यिक भाषा क्या होता है, तो ये कभी नहीं बदलता है, मतलब
तब ही है, तो बहुत टाइम के बाद जनरली, और ये देखने को लैंग्वेज चेंज नहीं मिलेगा, परंतु ये जो लौकिक भाषा होता है ये बोल चाल में बोला जाने वाला भाषा होता है, और ये वक्त के अनुसार बदलते रहता है। जैसे आप अभी कहीं और हैं, चले गए हैं आप अमेरिका, वहाँ से कुछ दिन के बाद पता चला कि आप इंग्लिश सीख लिए पूरे, और इंग्लिश बोल रहे हैं यहाँ आकर के, और जैसे ही आप घर आए, इंडिया आए, तो यहाँ कुछ समय रहे और यहाँ का भाषा फिर आप बोलने लगे। तो एक क्या होता है, लौकिक भाषा यही होता है कि वक्त के अनुसार ये बदलते रहेगा, परंतु साहित्यिक भाषा, जो साहित्य या पुस्तक की भाषा होता है, ये वक्त के अनुसार नहीं बदलता है। क्लियर है, इतना याद रखना है। चलिए, तो ये तो हो गया हिंदी। अब यही हिंदी को हम लोग 3 सेक्टर में बांट करके पढ़ते हैं, जैसे एक प्राचीन हिंदी, उसके बाद मध्यकालीन हिंदी, उसके बाद आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी जो होता है, इसका समय पीरियड देखिएगा तो 1000 से लेकर के लगभग 1400 ईस्वी तक का समय पीरियड को प्राचीन हिंदी के रूप में इसको कंसीडर किया गया है। और इस समय मोस्टली देखिएगा हिंदी भाषा का विकास नहीं देखने को मिलता है, जनरली संस्कृत, पाली और प्राकृत लैंग्वेज देखने को मिलता है इस समय। इसके बाद मध्यकालीन विकास देखिएगा, जो मध्यकालीन हिंदी का पीरियड देखिएगा तो ये 1400 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक का पीरियड देखने को मिलेगा। और इस समय ब्रज भाषा, अवधी भाषा, इसका प्रचलन ज़्यादा देखने को मिलता है। और खड़ी बोली हिंदी जो है ये बोली के रूप में यहाँ पर अब आ चुका है। जैसे देखिए, ब्रज जो है ये भाषा के रूप में प्रसिद्ध हो गया है प्रारंभिक चरण में। भाषा और बोली में एक बात याद रखिएगा, भाषा जो होता है ये बड़े स्तरों पर बोला जाता है, और जो स्थानीय स्तरों पर बोला जाता है, छोटे स्थानों पर बोला जाता है, वो हो जाता है आपका बोली। तो बोली और भाषा आप समझ गए। तो ये ब्रज भाषा का रूप व्यापक हो चुका था और ये बोली से भाषा बन चुका था प्राचीन पीरियड में, और यही प्राचीन से मध्यकालीन पीरियड तक देखने को मिला। और यही जब देखिएगा बोली, तो ये खड़ी हिंदी का इस समय प्रचलन देखने को मिलता है मध्यकालीन में, और अभी तक ये बोली है। अब देखिए वक्त कैसे बदलता है। आधुनिक हिंदी का पीरियड जब आइएगा 1800 ईस्वी से लेकर के अभी तक का समय, तो इस समय देखिएगा यही खड़ी हिंदी जो है ये भाषा के रूप में प्रचलित हो गया, पूरा व्यापक रूप ले लिया और खड़ी हिंदी भाषा बन गया। और वही जो ब्रज भाषा था ये एक बोली बन करके सिमट गया। क्लियर है, ये एक क्या बन के सिमट गया, तो बोली बन करके सिमट गया। अब इसमें देखिएगा आप लोग आधुनिक हिंदी में तो एक 3 पीरियड आपको देखने को मिलेगा। एक भारतेंदु युग देखने को मिलेगा, भारतेंदु युग, एक आपको द्विवेदी युग देखने को मिलेगा, एक आपको छायावादी युग देखने को मिलेगा। तो भारतेंदु युग देखिएगा 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय पीरियड है। और इस समय देखिए भारतेंदु युग में ही जो हिंदी भाषा था, खड़ी हिंदी, इसको यूज करना अब साहित्य में लोग स्टार्ट कर दिए। और भारतेंदु युग में ही पहली बार खड़ी हिंदी को गद्य के रूप में यूज किया जाने लगा। यानी गद्य कहने का मतलब कहानी जो आप लिखते हैं उसमें यूज किया जाने लगा। परंतु अभी भी भारतेंदु युग में मानना था कि पद के लिए ब्रज भाषा ही उपयुक्त है। तो अभी भारतेंदु युग में पद के लिए यानी कविता के लिए ब्रज भाषा का यूज ही होता था, परंतु गद्य का या कहानी लिखने के लिए खड़ी हिंदी का यूज होने लगा। इसके बाद आइए द्विवेदी युग में, ये 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक का पीरियड देखने को मिलेगा। और इस समय तक गद्य और पद दोनों का स्थान आपका खड़ी हिंदी ले लिया, जिसमें आचार्य प्रसाद द्विवेदी का नाम, श्याम सुंदर दास का नाम है, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आप देख सकते हैं। ये सब जनरली अब हिंदी, खड़ी हिंदी को गद्य और पद यानी कहानी और कविता दोनों लिखने में यूज करने लगे। इसके बाद छायावादी पीरियड आएगा, लगभग 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक के पीरियड देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत बड़े बड़े आपको साहित्यकार देखने को मिलेंगे, जैसे निराला जी हो गए, या पंत जी हो गए, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, मुंशी प्रेमचंद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए। इनके द्वारा क्या किया कि खड़ी हिंदी को भाषा के रूप में इतना ज़्यादा यूज किया जाने लगा, इतना ज़्यादा हिंदी भाषा को बढ़ावा दे दिया गया कि खड़ी हिंदी पूर्ण रूप से भाषा बन गया, और वही ब्रज जो था वो बोली बन करके सिमट गया। और यहाँ से हिंदी का जो विकास था, क्राइटेरिया, वो शुरू हो जाता है। इसके बाद आइए हम लोग अब देखते हैं हिंदी भाषा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम हिंदी व्याकरण वाले सेक्शन में मूव करेंगे। इसमें देखिएगा सबसे पहले देखिए, जब संविधान बन रहा था तो उस समय सब कुछ निर्धारित हो गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा, हॉकी होगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होगा, सब कुछ हो गया। परंतु उसमें भी एक बात आया कि भारत का एक राष्ट्र का कोई भाषा भी होना चाहिए। तो इस समय देखिएगा, जब भारत वाला आप रीजन देखिएगा जनरली, तो ये भारत वाला जब रीजन आप देखिएगा तो इसमें देखिए तो उत्तर भारत का पीरियड देखिए, तो यहाँ तो जनरली मोस्टली आपको हिंदी लैंग्वेज देखने को मिलेगा। सभी लोग उत्तर भारत में हिंदी बोल लेते हैं, यूज कर लेते हैं। परंतु वही देखिएगा आप लोग इसमें देखिएगा दक्षिण भारत में, तो यहाँ जनरली लोग हिंदी नहीं बोल पाते थे। यहाँ कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम,
ये सब लैंग्वेज का विकास था। तो इन लोग जब बात आया कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में बना दिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, तो दक्षिण भारत के लोग जनरली क्या करने लगे, इसका विरोध करने लगे। इसलिए भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये याद रखिएगा। भारत अब का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, परंतु याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को, कब 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ बोला गया कि कोई भी राज्य अपना राजभाषा के रूप में हिंदी को एक्सेप्ट कर सकता है, और ये आर्टिकल 343 कहता है। आर्टिकल कितना, 343। तो ये हो गया है आपका 14 सितंबर 1949 की पॉइंट, ये याद रखिएगा। और वही 8वीं अनुसूची में देखिएगा, हमारा हिंदी भाषा को एक संवैधानिक भाषा के रूप में दर्जा भी दिया गया है। 8वीं अनुसूची बात करता है 22 भाषाओं का। इसी को 22 भाषाओं को हम लोग संवैधानिक भाषा के रूप में भी जानते हैं, जिसमें याद रखिएगा संस्कृत एक हो गया, एक हिंदी हो गया, सिंधी हो गया, संथाली हो गया, डोगरी हो गया, उर्दू हो गया, कश्मीरी हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, कोंकणी हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, बांग्ला हो गया, असमिया हो गया, मैथिली हो गया, नेपाली हो गया, मणिपुरी हो गया, बोडो हो गया। ये सब आपको 22 भाषा टोटल देखने को मिलेगा आपको 8वीं अनुसूची में। हाँ, यहाँ बिहार के परिप्रेक्ष्य में याद रखिएगा, मगही जो है ये संवैधानिक भाषा नहीं है। क्लियर है, मगही संवैधानिक भाषा नहीं है। मगही को 22 भाषाओं का दर्जा, 22 भाषाओं यानी 8वीं अनुसूची में इसको शामिल नहीं किया गया है। तो मगही याद रखिएगा। एक बिहार में व्यापक तौर पर बोला जाता है भोजपुरी, तो वो याद रखना है, भोजपुरी को भी संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है और इसको भी 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। एक याद रखिएगा, राजस्थान वाले, राजस्थानी का भी क्वेश्चन पूछता है, राजस्थानी भी इसमें शामिल नहीं है। क्लियर है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गया 22 भाषा। इसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं शास्त्रीय भाषा, यहाँ से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो शास्त्रीय भाषा अभी हमारे इंडिया में कितने को प्राप्त है, तो ये 6 भाषा है शास्त्रीय भाषा, जिसमें सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा है वो है आपका तमिल, और इसको 2004 में क्या कर लिया गया था, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा है ये है आपका उड़िया, जो उड़ीसा की लैंग्वेज है, और इसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसमें मैथिली और हिंदी नहीं है। क्लियर है, मैथिली और हिंदी शास्त्रीय भाषा में आपका नहीं है। चलिए अब देखिएगा, तो विश्व हिंदी दिवस याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को देखिएगा इंडिया के नागपुर में पहली बार इसका आयोजन किया गया था, विश्व हिंदी सम्मेलन का, और इस वजह से प्रत्येक 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस याद रखना है। और वही राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हम लोग हिंदी को राज्य की भाषा यानी राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किए थे। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्लियर है। उसके बाद याद रखिएगा, अभी जो 22वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जो कैरेट का पेज है, ये आपको फिजी के नाडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, फिजी के नाडी में हुआ था 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ये भी आपको लिंक करके पूछ सकता है। क्लियर है। चलिए आगे आइए, अब हम लोग आ जाते हैं व्याकरण वाले पोर्शन पे। तो व्याकरण है क्या, तो व्याकरण याद रखिएगा ये होता क्या है। तो इसमें क्या किया जाता है कि नियमों का संग्रह किया जाता है, भाषा के नियमों का संग्रह किया जाता है। भाषाओं के नियमों के संग्रह को ही व्याकरण कहते हैं। कहने का मतलब भाषा के नियम को इस तरह से संग्रह किया जाए जिससे हम लोग को शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना, समझना आ जाए। इसी को हम लोग कहते हैं व्याकरण। क्लियर है, क्या कहते हैं, व्याकरण। अब व्याकरण क्या है, व्याकरण के जो हम क्राइटेरिया था वो हम तो समझ लिए। इसके बाद वर्णमाला को समझ लेते हैं, ये क्या होता है। तो वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी लिखें, क ख ग घ जो भी लिखे, इसको हम लोग वर्ण जो था उसको क्रमबद्ध व्यवस्थित कर दिए, समूह वाइज व्यवस्थित कर दिए, इसी को हम लोग बोल देते हैं वर्णमाला, यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा वर्ण का विकास। तो इसमें कैसे हुआ था वर्ण का विकास, तो ये देखिएगा क्या हुआ था कि सबसे पहले ध्वनि, जो हम लोग बोलते हैं साउंड, कुछ भी बोले, जैसे हम बोले क ख, तो साउंड जो बोले इससे आपको वर्ण की उत्पत्ति हुआ है, साउंड से वर्ण बना है। और वर्णों के मेल से जो बनेगा वो बनेगा आपका शब्द। तो ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, और शब्दों के मेल से बनता है आपका पद। क्या बनता है, पद। और पद के मेल से बनता है आपका वाक्य। क्या बनता है, वाक्य बनता है। अब यहाँ से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से आपसे लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के लघुत्तम मौखिक इकाई क्या है। तो देखिए मौखिक इकाई हम बोल रहे हैं, मौखिक मतलब बोल करके। तो बोल करके जब बोलेंगे तो ध्वनि बोलेंगे, तो सबसे जो लघुत्तम मौखिक इकाई हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ध्वनि। क्लियर है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद बनेगा आपको भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई या फिर लघुत्तम छोटी इकाई क्या है, तो ये आपका हो जाएगा वर्ण, क्योंकि ध्वनि को तो आप लिख करके नहीं प्रकट कर सकते, आप वर्ण को ही लिखिएगा। जैसे हम लिखे क, तो ये क्या है, वर्ण है। तो ये वर्ण जो होगा ये सबसे लघुत्तम लिखित इकाई या फिर छोटी इकाई होता है भाषा की। क्लियर है,
ये हो गया क्लियर। इसके बाद देखिएगा भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, अब क लिख दिए, इसका सार्थक अर्थ क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, परंतु अब यही लिख दिए हम कमल। तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि हाँ एक कमल है। तो यहाँ से अब पता चल रहा है कि ये वर्णों के मेल से बना शब्द, और शब्द जो है इससे हम लोग को सार्थक रूप में इसका अर्थ पता चल रहा है। इसलिए याद रखिएगा भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जो होगा वो हो जाएगा आपका शब्द। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई के रूप में शब्द को करना है, क्लियर है। और भाषा की लघुत्तम व्याकरणिक इकाई देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा पद, क्लियर है। व्याकरणिक इकाई, लघुत्तम व्याकरणिक इकाई तो पद, और भाषा की लघुत्तम व्याकरणिक इकाई तो आपका हो जाएगा पद, क्लियर है। चलिए ये हो गया आपका व्याकरणिक इकाई। और ये आप लोग याद रखिएगा भाषा की लघुत्तम लिखित व्याकरणिक इकाई, यहाँ पे लिखित आप लोग कर लीजिएगा, क्लियर है। लिखित व्याकरणिक इकाई तो ये हो जाएगा आपका वाक्य। चलिए ये हो गया वाक्य, यहाँ तक हम लोग देख लिए इसको। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग आते हैं अब व्याकरण को देखते हैं, हिंदी व्याकरण को देखते हैं, कुछ टर्म को हम लोग समझें। अब हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से हम लोग 3 टर्म को ही पढ़ना है, एक वर्ण विचार है, एक शब्द विचार है और एक आपका वाक्य विचार है। इसी 3 सेक्टर से हम लोग पूरा हिंदी व्याकरण को समाप्त करने वाले हैं और पूरे अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आप कम से कम 20 से 22 दिन हमारे साथ बने रहिए, पूरा हिंदी आपको ओठ पर आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या हुआ, तो ये हो गया आपका वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, एक एक करके हम लोग अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, एक आपका हो जाता है स्वर वर्ण, एक हो जाता है आपका व्यंजन वर्ण। वर्ण विचार क्या होता है, तो वर्ण होता है ये, मतलब आप लोग याद रखिएगा सिंपल लैंग्वेज में कि वर्ण सबसे छोटी इकाई होता है जिसको आप खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ये आपका वर्ण कहलाता है, क्लियर है। क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और ये 2 प्रकार के होता है, वर्ण को हम कितने टर्म में बांटते हैं, तो 2 टर्म में, एक आपका स्वर वर्ण हो जाएगा और एक आपका व्यंजन वर्ण हो जाएगा। स्वर वर्ण क्या होता है, तो इसमें याद रखिएगा उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, खुद अपने आप इसका उच्चारण होता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है इसमें, उसी को हम लोग स्वर वर्ण बोल देते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, मोस्टली स्वर वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण होता है और इसे ही हम लोग व्यंजन वर्ण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, व्यंजन वर्ण कह देते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण को, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको गारंटी बनेगा। तो स्वर वर्ण देखिए, स्वर वर्ण की सबसे पहले पूछ देगा संख्या, तो याद रखिएगा इसका संख्या होता है टोटल 11। स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से वो हम अभी देख लेते हैं। एक होता है आपका अ, एक आ ई आप पढ़ दीजिए और अन अ को छोड़ दीजिएगा, बाकी ये हो गया स्वर वर्ण। अ आ ई उ री ए ओ औ, ये आपका टोटल क्या हो गया, तो ये आपका हो गया स्वर वर्ण। और टोटल काउंट करिए 3 6 9 to 11, ये हो गया आपका 11 स्वर वर्ण, ठीक है। इसमें अ को याद रखिएगा, ये मात्रा इसमें नहीं होती है, इसीलिए इसको उदासीन वर्ण या शहीद वर्ण या फिर कोमल वर्ण बोल देते हैं। तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा हिंदी भाषा में किस वर्ण को उदासीन वर्ण या शहीद वर्ण या कोमल वर्ण के नाम से जानते हैं, कोमल वर्ण बोला जाता है, तो आपको करना है हिंदी, क्या करना है, सॉरी वो आपको करना है अ, क्या करना है अ, क्लियर है। अब आइए, जो हम लोग आप लोग को मन में आ रहा होगा कि हम तो अन अ भी पढ़े थे आई में, स्वर वर्ण में, तो ये देखिएगा अन अ को हम स्वर वर्ण में ना काउंट करते हैं और ना ही इसको व्यंजन वर्ण में काउंट करते हैं। तो ये फिर है क्या, तो इसको अयोगवाह के टर्म में हम लोग काउंट करते हैं। प्रयोग केवल इसका स्वर्ण वर्ण के साथ होता है, इसका प्रयोग व्यंजन वर्ण के साथ नहीं देखने को मिलेगा, ये खुद प्रयोग अपने आप स्वर वर्ण के साथ ही करेगा, इसीलिए इसको हम अयोगवाह में रखते हैं। इसको अन और अ को, अन और अ को, वही अन को अनुस्वार बोला जाता है और अ को विसर्ग बोला जाता है, क्लियर है। जैसे देखिए अयोगवाह, आ मतलब हो जाएगा बिना, योग मतलब जोड़े और वाह मतलब वहन करने वाला, यानी बिना जोड़े के वहन करने वाला अयोगवाह कहलाता है, जिसमें कह सकते हैं हम लोग कि इसका प्रयोग केवल स्वर के साथ होता है, व्यंजन के साथ नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग अयोगवाह के रूप में काउंट करते हैं, अन और अ को। और यहाँ पे देखिएगा एक किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी हैं, बहुत बड़े व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता है और इनका मानना है कि अन और अ जो अयोगवाह है ये ना स्वर है और ना व्यंजन है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, किशोरदास वाजपेयी से नाम याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग स्वर्ण वर्ण को 4 टर्म में बांट करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग बांटेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण को, उसके बाद बांटेंगे मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर वर्ण को, इसके बाद हम बांटेंगे प्रयत्न के आधार पर स्वर वर्ण को, इसके बाद हम बांटेंगे उच्चारण के स्थान पर स्वर वर्ण को।
चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण को। तो मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण के उच्चारण जो होगा वो कैसे होगा ये समझते हैं। तो याद रखिएगा, स्वर वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। जो भी स्वर वर्ण के उच्चारण में समय लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मात्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मात्रा बोलेंगे। और हम पहले ही बता चुके हैं कि स्वर वर्ण के उच्चारण में लग रहा है तो जनरली है कि मात्रा का प्रयोग केवल और केवल स्वर वर्ण में होगा। क्लियर है? तो ये बिल्कुल सही है, मात्रा का प्रयोग केवल स्वर वर्ण में होता है और ये मात्रा की संख्या टोटल 10 है। कितना है? 10 है। तो अभी तो आप बोलिएगा कि स्वर वर्ण की संख्या 11 बोल रहे थे, पर याद रखिएगा 11 स्वर वर्ण है परंतु मात्रा की संख्या 10 ही है, क्योंकि इसमें अ को हम लोग वर्ण की मात्रा जो होता है इसमें दृश्य नहीं होता है और इसीलिए अ को हम लोग मात्रा में काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है? मात्रा में काउंट नहीं करते हैं और ये आपका हो गया मात्राहीन। तो टोटल संख्या मात्रा का 10। और याद रखिएगा मात्राएं केवल स्वर वर्ण की होती है। ये भी पॉइंट पूछेगा आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे आ जाइए, हम लोग आगे देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर अब स्वर वर्ण को। तो फर्स्ट हम लोग मात्रा देख लिए, अब हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण को। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण को देखिएगा हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। एक आपका हो जाएगा मूल स्वर और एक आपका हो जाएगा संधि स्वर। क्या हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा मूल स्वर, एक आपका हो जाएगा संधि स्वर। तो टोटल हमारा स्वर संख्या 11। तो मूल स्वर जो होगा ये आपको 4 होगा और संधि स्वर 7 होगा और दोनों मिलाइएगा तो टोटल 11 हो जाएगा। तो मूल स्वर की संख्या 4, संधि स्वर की संख्या 7 और टोटल स्वर की संख्या 11। और इसमें मूल स्वर है, पूछ देगा निम्नलिखित में कौन मूल स्वर नहीं है, और वहाँ याद रखिएगा अ, ई, उ, री। सिंपल सी मूल स्वर, इसको ह्रस्व स्वर भी कहीं कहीं पे मिलेगा तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा। सिंपल सा आपको याद रखना है, जिसमें दीर्घई वाला जो टर्म है ज़्यादा बोलने में भार नहीं पड़ रहा है, जिसको आप सहूलियत से आसानी से बोल ले रहे हैं, उसको आप लोग मूल स्वर में रखिएगा। जैसे देखिएगा अ बोल लिए, ई बोल लिए, उ बोल लिए। अब यही दीर्घई उ बोलिएगा तो इसमें थोड़ा सा खींचना पड़ेगा आपको साउंड को। दीर्घई उ में ऐसे बोलते हैं ऊ, थोड़ा सा इसमें आप साउंड ले करके बोलिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये हो गया आपका क्या, मूल स्वर अ, ई, उ, री। ये 4 याद रखना है, अ, ई, उ, री। क्लियर है? पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से। अब यही संधि स्वर में हम लोग इसको 2 टर्म में बांट देते हैं, एक दीर्घ स्वर हो जाएगा और एक आपको संयुक्त स्वर हो जाएगा। दीर्घ स्वर में आ जाएगा, आपका ई आ जाएगा, दीर्घ ई आ जाएगा, दीर्घ ई उ आ जाएगा। दीर्घ स्वर में देखिएगा जैसे इसमें जो भी शब्द का वर्ण का निर्माण होगा ना, वो ये सेम का जोड़ा से निर्माण होगा। जैसे हम अ का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो अ जोड़ अ बराबर आ होता है। क्या होता है? अ जोड़ अ बराबर आ होता है। तो ये दोनों देखिए सेम वर्ण मिला है, अ जोड़ अ बराबर आ, तो आ हो गया दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर। उसके जैसा ही देखिएगा ई जोड़ ई, तो हर्षई ई जोड़ हर्षई ई बराबर क्या हो जाता है? दीर्घई। तो ये हो जाएगा आपका क्या, दीर्घ स्वर, क्योंकि दीर्घई ई दीर्घ स्वर। क्लियर है? और उ जोड़ उ, हर्ष उ प्लस हर्ष उ बराबर क्या हो जाता है? दीर्घ उ। दीर्घ में दीर्घ उ को भी साउंड काउंट करना है तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर। क्लियर है? इसके बाद संयुक्त स्वर में देखिएगा तो इसमें एक आपको देखने को मिलेगा सेम वर्ड से निर्माण नहीं देखने को मिलेगा, सेम वर्ण से इसका निर्माण नहीं देखने को मिलेगा दीर्घों में। तो इसमें सॉरी संयुक्त स्वर में, तो इसमें देखिए क्या होगा, एक ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और औ, ए ओ 4 लगातार वर्ण देखिएगा आपको संयुक्त स्वर आ जाएगा। जैसे एक को अगर लिखिएगा आप संधि विच्छेद करिएगा, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा आपको। आ जोड़ ए, आ जोड़ ई, आ जोड़ ई बराबर क्या होगा, ऐसे दे देगा और ऑप्शन में रहेगा ए ओ औ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? ए वाला ए हो जाएगा। तो ए याद रखिएगा, जनरली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आ जोड़ ई बराबर ए। अब यहाँ से आप लोग ए इस पे ध्यान देना है, यहाँ हर्षई ई है तो ए। क्लियर है? और यही अगर अ जोड़ ए हम कर देंगे, अ जोड़ ई कर देंगे, अ जोड़ ई कर देंगे, सॉरी यार, अ जोड़ ए कर देंगे हम। क्लियर है? तो ए आपका हो जाएगा ए। अ जोड़ ए बराबर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और अ जोड़ हर्षई उ करिएगा, अ जोड़ हर्षई उ करिएगा, अ जोड़ हर्षई उ करिएगा, हर्षई उ करिएगा तो ए आपका हो जाएगा क्या? ओ। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्लियर है? ए आपका हो जाएगा ओ। तो ए पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, अ जोड़ आ जोड़ ए बराबर आ जोड़ आ जोड़
ई बराबर ए, अ जोड़ ए बराबर ए, अ जोड़ उ बराबर ओ, और एक याद रखना है आपको, क्या, अ जोड़ ओ, ए वाला वो लाइए यहाँ पे, ओ बराबर औ। क्लियर है, औ हो गया। तो ए आपको क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग को याद रखना है। क्लियर है, ये आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। मूल स्वर में 4 कौन कौन से मूल स्वर हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में आ, ई, हर दीर्घ ई, हर दीर्घ उ, दीर्घ स्वर में। और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ। ये इतना याद हो गया। ये आपको उत्पत्ति के आधार पर हम स्वर को खत्म कर लिए। अब आइए देख लेते हैं मात्रा और काल के आधार पर स्वर। तो मात्रा और काल के आधार पर स्वर देखिएगा। जैसे मात्रा हम बताए थे पहले भी कि स्वर वर्णों के उच्चारण में जो भी समय लगेगा, समय को ही हम लोग मात्रा कहते हैं। और मात्रा केवल स्वर वर्ण की होती है। किसकी होती है, स्वर वर्ण की। और मात्रा की संख्या कितना होता है, 10 होता है। अ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए हम अ को इसमें काउंट नहीं करते हैं। एक बात याद रखिएगा, निपात, कभी कभी ये पूछ देता है। निपात क्या होता है, जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक बल लगता है या अधिक समय लगता है, उसको हम लोग निपात बोलते हैं। जैसे दीर्घई वाला जो भी टर्म आएगा, जैसे ए वाला टर्म आ गया, क्लियर है, या ई वाला टर्म आ गया, तो इसको आप बोलने में ज़्यादा समय लगता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा निपात। जैसे बोलते हैं, एक तो हो गया ए, ही, तो ये हो गया, इसको बोलने में कम साउंड टाइम लगेगा, कम बल लगेगा, डायरेक्ट बोलिएगा ही, तो ये हो गया ही। और यही हम दीर्घई वाला बोलेंगे तो उसको बोलेंगे ही, ये हो गया ही। थोड़ा सा चापना है साउंड को दीर्घई में। क्लियर है, तो ये आपका हो गया निपात। चलिए अब आइए मात्रा के आधार पर, काल के आधार पर हम लोग इसको 3 भाग में देखेंगे। एक आपका मूल स्वर, जिसको हम ह्रस्व स्वर भी बोल देते हैं, और एक आपका दीर्घ स्वर हो गया, दीर्घ स्वर में, और एक आपका पलुत स्वर हो गया। जैसे देखिएगा, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, इसमें 4 यहाँ भी देखने को मिलेगा, 4 वहाँ भी देखने को। तो मूल या ह्रस्व स्वर में 4 याद रखना है। कितना वर्ण आएगा, 4। कौन कौन से आएगा, तो अ, ई, उ, री, यही है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ, री। और यही दीर्घ स्वर में देखिएगा तो संयुक्त और दीर्घ दोनों को कहीं कहीं पे काउंट करके और संपूर्ण को दीर्घ स्वर में ही काउंट कर लिया जाता है। और इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा बल लगता है, और इसकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से होती है, आ, दीर्घई, दीर्घई उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपको 7 देखने को मिलेगा दीर्घ स्वर। क्लियर है, दीर्घ स्वर। और इसको बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे बोल दिए अ, तुरंत बोल दिए आ, ई, उ। तो जो ह्रस्व स्वर होगा उसको बोलने में कम समय, कम टाइम लेना है, और दीर्घ स्वर को बोलने में ज़्यादा टाइम लेना है। ये आपका हो गया ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर 4, मूल स्वर 4, दीर्घ स्वर 7। क्लियर है। अब पलुत स्वर क्या होता है, तो सबसे अधिक इसमें समय लगता है। मूल स्वर में कम समय, दीर्घ स्वर में मूल स्वर से ज़्यादा समय, और पलुत स्वर में सबसे ज़्यादा समय लगता है, सबसे ज़्यादा बल लगता है। जैसे आप बोलते हैं ओ, भूर्भुवः, ऐसे ऐसे जो भी शब्द आएगा बोला जाता है, इसको पलुत स्वर में काउंट किया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ये आपका हो गया मात्रा के आधार पर। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर हम स्वर को 2 भाग में बांटते हैं, बाह्य प्रयत्न और एक अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में देखिएगा तो इसको भी हम 4 टर्म में बांट करके, 3 टर्म में बांट करके देखते हैं। जिसमें एक हो गया, हम लोग बांट देते हैं इसको मुखाकृति, यानी मुख के बोलने के आधार पर, एक बांट देते हैं जिह्वा के आधार पर, जिह्वाकृति के आधार पर, और एक बांट देते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर हम लोग देखेंगे संवृत्त स्वर होता है, एक अर्ध संवृत्त स्वर होता है, एक विवृत्त स्वर होता है, एक अर्ध विवृत्त स्वर होता है। जनरली याद नहीं रखना है, बस मुखाकृति में इतना याद रखिएगा कि कौन कौन से शब्द वर्ण आएगा। तो हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ये संवृत्त स्वर में काउंट किया जाता है इसको। और अर्ध संवृत्त में देखते हैं हम लोग ए और ओ को रखते हैं। और विवृत शब्द में देखिएगा तो वर्ण स्वर में देखिएगा तो आ को रखा जाता है। और अर्ध विवृत वर्ण स्वर में देखिएगा तो ए, ऐ और औ को रखा जाता है। क्लियर है। उसके बाद जिह्वा के आधार पर देखिएगा तो अर्घ स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में हम लोग 3 टर्म में बांटते हैं। यही अग्र स्वर हुआ, इसमें हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, ए और ऐ इसको रखते हैं। और मध्य स्वर में अ को रखते हैं। और पश्च स्वर में आ, दीर्घई उ, हर्षऊ, दीर्घऊ, ओ और औ को रखते हैं। किसमें, पश्च स्वर में। उसके बाद ओष्ठाकृति के आधार पर देखिएगा तो इसको हम लोग विवृत्ताकार या फिर वृत्तमुखी या फिर वर्तुल एक टर्म में बांट देते हैं, जिसमें हम लोग अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ओ और औ को रखते हैं। ठीक है।
वृत्तमुखी या वर्तुल में। इसके बाद दूसरा हम बांट देते हैं वृत्ताकृति के आधार पर वृत्ताकार या वृत्तमुखी या अवर्तुल। इसमें हम लोग हर्षई दीर्घई ए और ऐ को रखते हैं। क्लियर है? ए हो गया आपको अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। खैर नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा आपको वाह्य प्रयत्न से। अब इसको वाह्य प्रयत्न को हम लोग भी दो टर्म में बांटते हैं, एक नाद के आधार पर और एक प्रांत तत्व के आधार पर। नाद के आधार पर याद रखिएगा हम लोग इसको घोष और अघोष में बांटते हैं। किसमें? घोष और अघोष में। घोष को सघोष भी कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा, तो घोष या सघोष हो गया। और इसमें टोटल 10 स्वर, जितना स्वर है उसमें सभी स्वर को हम रखते हैं। और अघोष याद रखिएगा कोई भी स्वर नहीं होता है। तो सिंपल सा ये याद, सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन बोलेगा कि निम्न में से कौन सा स्वर अघोष है, तो याद रखिएगा सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं, कोई भी स्वर अघोष नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण में बांटते हैं। और अल्प प्राण और महाप्राण में, अल्प प्राण में देखिएगा तो 10 स्वर आता है, टोटल स्वर अल्प प्राण में ही आ जाता है, और महाप्राण में कोई भी स्वर नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कि सभी स्वर जो होगा वो घोष यानी सघोष या घोष और अल्प प्राण होते हैं, न स्वर वर्ण अघोष होते हैं और न ही महाप्राण होते हैं। तो सभी स्वर्ण घोष और अल्प प्राण होते हैं। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना ही है। चलिए आगे आइए, हम अगला देख लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर स्वर को देखिएगा, इस घोष और अघोष में भी कंफ्यूजन नहीं होइएगा अल्प प्राण और महाप्राण में, क्योंकि जब हम खत्म करेंगे पूरा क्या बोलते हैं स्वर अभी पढ़ा रहे हैं, जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, कैसे पहचाने, या अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, कैसे इसको पहचाने, वहाँ पर दोनों को जब हम क्लियर कर लेंगे ना, स्वर और व्यंजन वहाँ पे समझेंगे अच्छा से, और वहाँ पे पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। और एक बार में पकड़ लीजिएगा कि कौन घोष है कौन अघोष है। तो यहाँ तो सिंपल था कि सभी स्वर जो होगा वो घोष होगा और अल्प प्राण होगा। यहाँ तो महाप्राण और अघोष का कोई मतलब है ही नहीं, तो ये आप याद रखिएगा पॉइंट। अब उच्चारण स्थान के पर याद रखिएगा, हम स्वर को देखते हैं, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण को हम लोग कई टर्म में बांट देते हैं, जैसे कंठ के उच्चारण के आधार पर तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु कंठ ओष्ठ, ये सब के आधार पर हम पूरे 11 स्वर को बांट देते हैं। और इसमें देखिए हम लोग अभी देख लेते हैं कंठ। तो सबसे पहले देखिएगा, जैसे लिखा गया है हिंदी में, आप लोग पढ़ते होंगे कि सबसे पहले क ख ग घ सिखाया जाता है। अब एक क ख ग घ ही क्यों सिखाया जाता है, तो हिंदी में इसके लिए एक रूल है, क ख ग घ ही क्यों पहले। तो इससे सिंपली बात ये याद रखिएगा कि जैसे आप मान लेते हैं ये कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है, मनुष्य है। अब यहाँ से ये आपका तंत्र हो गया इसका। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पे आपको लगा दिखाई देगा कंठ, सबसे पहले होता है आपको कंठ। कंठ के बाद देखिएगा तो दिखाई देगा तालु, क्या, कंठ तालु। फिर दिखाई देगा आपको मूर्धा, क्लियर है, पूरा मुख दिखाई देगा। उसके बाद दिखाई देगा दंत, यहाँ पे क्या, दंत। और फिर बाद में सबसे लास्ट में दिखाई देगा ओठ, ओष्ठ दिखाई देगा। तो जनरली ये याद रखिएगा कि जो जिसका उच्चारण पहले यहाँ आंतरिक हिस्सा से प्रारंभ होता है उसी से कंठ, उसके बाद जिससे जो शब्द का उच्चारण हुआ ऊपरी हिस्सा तालु, फिर मुख, फिर दंत, फिर ओष्ठ। इस तरीके से इसको व्यवस्थित किया गया है। जैसे क ख ग घ अंग, क ख यानी कवर्ग, तो कवर्ग का देखिएगा प्रारंभिक है तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कवर्ग का कंठ है। फिर देखिएगा कवर्ग के बाद होता है आपका क्या, चवर्ग, तो चवर्ग दूसरा है तो ये दूसरे पे तालु है तो इसका चवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ये। फिर मुख देखिएगा तो चवर्ग के बाद आपको मिलेगा टवर्ग, तो मुख से उच्चारण हो जाता है टवर्ग का। फिर आपको दंत देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखने को मिलेगा तवर्ग, तो दंत का उच्चारण स्थान, टवर्ग का उच्चारण स्थान दंत से हो जाएगा। फिर आपको देखने को मिलेगा ओष्ठ, और यहाँ से बाद त वर्ग के बाद प वर्ग लास्ट होता है और ये आपको देखने को मिल जाएगा ओष्ठ। तो ये तो खैर हम समझ लिए, ये हम लोग देखेंगे किसमें, तो ये हम लोग व्यंजन में भी देखेंगे, इसको पूर्ण रूप से अच्छे से देखेंगे। अब कवर्ग हम बताएं कंठ, कंठ एक प्रारंभिक था, फिर तालु था, मूर्धा था, ओष्ठ था, कंठ तालु मूर्धा, दंत था, ओष्ठ था, ये था। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्राइटेरिया ऐसे बढ़ रहा है। तो अ आ ई में भी आप शुरू करिए, सबसे पहला चरण क्या मिलेगा, अ और आ मिलेगा। अ आ ई स्वर वर्ण का जब शुरू करिएगा तो पहला चरण क्या मिलेगा, अ और आ मिलेगा या नहीं, जल्दी बताइए, तो मिलेगा। तो अ और आ अगर प्रारंभिक चरण मिला तो इसलिए इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, तो इसका उच्चारण हो जाएगा कंठ, क्या हो जाएगा, कंठ। तो अ और आ का उच्चारण आप लोग को याद रखना है कंठ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद देखिए तालु,
क्या होता है? तालु। तो तालु आ के बाद क्या पढ़ते हैं आप लोग स्वर में? आ ई हर्ष ई दीर्घ ई। तो दीर्घ ई और हर्ष ई दूसरा टर्म आ गया यहाँ पर भी कंठ के बाद तालु, और कंठ के बाद तालु आया, और यहाँ देखिएगा कंठ के बाद तालु आया, और ए वर्ण में भी ई और ई दूसरा टर्म पे आ रहा है। तो ई और ई यानी हर्ष ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान याद रखना है तालु। देखिए कैसे लिंक हो रहा है। तो इसका तालु का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ई और ई। क्लियर है? हर्ष ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान तालु। मूर्धा का याद रखिएगा आप लोग, क्या हो जाता है? तो ए हो जाता है री। आ ई री। तो मूर्धा का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका री। क्लियर है? मूर्धा का उच्चारण स्थान री याद रखना है। दंत से याद रखिएगा, कोई भी स्वर वर्ण का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए पूछता भी है क्वेश्चन। दंत से कोई भी स्वर वर्ण का उच्चारण आपको नहीं होता है, तो इसलिए ये आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ओष्ठ मिलेगा। क्लियर है? ओष्ठ मिलेगा। तो ये ओष्ठ देखने को मिला। तो ओष्ठ से देखिएगा आ ई तक हम लोग आ चुके थे, री तक आ चुके थे। अब आगे वाला टर्म क्या बचा? ऊ और ऊ, हर्षे ऊ और दीर्घे ऊ। और हर्षे ऊ और दीर्घे ऊ का उच्चारण स्थान याद रखिएगा, ये होता है ओष्ठ, क्योंकि ओष्ठ बचा है तो ओष्ठ हो गया। तो हर्षे ऊ और दीर्घे ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। क्लियर है इतना? इसके बाद अब देखिए क्या आपको करना है। ए ओ और औ, यहाँ तक तो हम समझते हैं कि आप लोग का हो गया होगा क्लियर। बस 4 आपको और याद करना है, ए ओ औ। तो ए और ए जैसे बोल करके देखिएगा, ए तो कंठ और तालु दोनों इसमें मिक्स होकर के और बोलने में मदद करता है। तो कंठ और तालु दोनों जो हो जाएगा, इसको ए और ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो कंठ तालब या कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण स्थान याद रखना है, और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ याद रखना है। ओ मतलब ओ से ओष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ मिलकर के क्या बना दिया? कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ जो उच्चारण स्थान होगा वो ओ और औ का हो जाएगा। ये बात आप लोग को याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। तो ये हम इतना कर दिए, समझा दिए, अच्छा सा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं प्रारंभिक चरण हम बनाए मनुष्य का, और क्या होता है? तो यहाँ से स्टार्ट किए कंठ, क्लियर है, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ओष्ठ बाहर ही ना होता है, ओष्ठ। बस यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से पढ़ना है और इधर से चलना है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ऐसे आप लोग को याद कर लेना है जैसे हमको याद है। और एक कंठ हो गया तो प्रारंभिक में पढ़ना है, आ ई से शुरू करना है, आ कंठ। क्लियर है? आ के बाद हर्षई दीर्घई ऊ तालु। क्लियर है? मूर्धा री। क्लियर है? दंत से कोई स्वर का उच्चारण नहीं होता है, याद रखिएगा। ओष्ठ फिर आया आपका, दंत खत्म हो गया, ओष्ठ आया, ओष्ठ से ऊ और दीर्घे ऊ, हर्षे ऊ दीर्घे ऊ। और कंठ तालु में याद रखना है ए और ए, और कंठ और ओष्ठ में याद रखना है आपको ओ और औ। ये हो गया है आपको उच्चारण स्थान के आधार पर समाप्त। अब देखिए कुछ आप लोग को इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलेगा, समझ में जनरली नहीं आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक अनुनासिक देखने को मिलेगा ऐसे आपको, क्लियर है? एक आपको अनुस्वार देखने को मिलेगा ऐसे, पॉइंट। क्लियर है? एक आपको देखने को मिलेगा निर्नुनासिक नासिक, एक विसर्ग देखने को मिलेगा आपको, ऐसे हो गया। ये सब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अनुनासिक जो होता है, स्वरों के उच्चारण में प्रायः इसका उपयोग नाक से देखने को मिलता है। जो भी स्वर का उच्चारण होता है प्रायः नाक से अगर होगा तो उसको अनुनासिक आप समझ जाइएगा। जैसे बोलिएगा आंगन, तो आपको लग रहा होगा कि नाक चंप रहा है, बुला रहा है, नाक से बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आंगन, सांचा, कांचा, गांव, पाँव। ये जो भी ऊपर वाला देखने को मिलेगा ये आपको हो जाएगा अनुनासिक, और जनरली इसका अनुच्चारण नाक से होता है। क्लियर है? अनुस्वार देखिएगा तो ये स्वर के बाद आने वाले व्यंजन में इसका उपयोग होता है, और ये ध्वनि जो निकलता है इसमें भी नाक से निकलता है। जैसे बोलिएगा अंगूर, लंगूर, बंदर, कंचन, चंगा, दंगा, ये सब देखने को मिलेगा अनुस्वार। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा आपको देखने को मिलेगा निर्नुनासिक। ये क्या होता है? तो केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर होते हैं ये, और इसी को बोला जाता है अनुनासिक। क्लियर है? जिसे किधर, उधर, जिधर देखने को आपको मिल सकता है इसमें। एक आपको होता है विसर्ग, और एक क्या होता है? तो अनुस्वार के समान यह वर्ण भी स्वर के बाद प्रयोग होता है। जैसे अनुस्वार प्रयोग होता है उसी तरह से विसर्ग प्रयोग होता है, और अनुस्वार और विसर्ग याद रखिएगा दोनों अयोगवाह होते हैं। और ये मानना किसका है? जल्दी बता दीजिए। तो ये वाजपेयी जी का मानना है, अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या है? अयोगवाह है।
चलिए, तो ये हम लोग कर लिए, आज का समाप्त यहाँ तक। अब कल मिलते हैं, अगला पार्ट आएगा आपको सेकंड पार्ट, और वहाँ से हम लोग पूरा व्यंजन देखने वाले हैं। उसके साथ-साथ हम लोग पूर्ण रूप से सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण को समझेंगे, कौन क्या होता है, कौन-कौन से वर्ड है, कैसे याद करना है, और ये पूरा देखते हुए हम लोग करीब 15 से 20 दिन में पूरा हिंदी समाप्त कर देंगे। और ये मेंस में आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। बिहार एसएससी हो गया, या फिर दरोगा हो गया, या बीपीएससी हो गया, कुछ भी एग्जाम दीजिए जहाँ से हिंदी बनता है, वहाँ आप लोग को पूर्ण रूप से हेल्पफुल होगा। इसके साथ आप बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।